नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम इस क्लास में आरंभ करने जा रहे हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास, जिसे जोधपुर राज्य भी कहा गया। और यहाँ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम था राठौड़ राजवंश। तो हम ये कह सकते हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास या जोधपुर राज्य का इतिहास, या हम यूँ कह सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। देखिएगा, जिस राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं उस राज्य का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, मारवाड़ राज्य। हम ये लिख सकते हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास, या हम ये लिख सकते हैं जोधपुर राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास, या हम यूं कह सकते हैं जोधपुर राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास, या हम यूं कह सकते हैं जोधपुर राज्य का इतिहास। यहाँ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम क्या है, याद रखिएगा, राठौड़ राजवंश। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, राठौड़ राजवंश। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। जोधपुर राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास, या मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य परिचय मारवाड़ राज्य के बारे में। सबसे पहले आप बात ये याद रखिएगा, एक शब्द है जिसका नाम है मारवाड़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस राज्य में, याद रखिएगा, यहाँ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम राठौड़ राजवंश। कालांतर में इसी का नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा, जोधपुर पड़ा था। यदि हम बात करें मारवाड़ शब्द पर कि जो मारवाड़ शब्द है, इस मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिएगा, जो शब्द है इस शब्द का नाम क्या है, याद रखिएगा, मारवाड़ शब्द। इस मारवाड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, है ना, मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो कौन से शब्द से हुई है, याद रखिएगा, दो शब्द बने हैं। एक शब्द है मरु और दूसरा शब्द है वाड़। मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान या मरुस्थल और वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। तो मारवाड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से, एक जो शब्द है वो शब्द क्या है, याद रखिएगा, मरु, और दूसरा जो शब्द है उस शब्द का नाम क्या है, याद रखिएगा, वाड़। इन दोनों शब्दों से मिलकर जो बना है उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़। मरु शब्द, याद रखिएगा, संस्कृत शिलालेखों में मारवाड़ का जो नाम, प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम मरु मिलता है। मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। मरु का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, मरुस्थल या रेगिस्तान। और वाड़ का जो अर्थ होता है वो वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। रक्षित प्रदेश, याद रखिएगा, रक्षित प्रदेश। तो मारवाड़ शब्द का जो अर्थ होगा वो अर्थ क्या होगा, मरुस्थल से रक्षित जो प्रदेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। दूसरी, यदि हम बात करें मारवाड़ शब्द के बारे में, यदि हम बात करें मारवाड़ के बारे में, तो संस्कृत शिलालेखों में मारवाड़ का प्राचीन नाम, याद रखिएगा, मरु मिलता है। किसमें, संस्कृत या संस्कृत शिलालेखों में, संस्कृत शिलालेखों में मारवाड़ का नाम मरु मिलता है। मरु मिलता है, क्या मिलता है, याद रखिएगा, मरु मिलता है। संस्कृत शिलालेखों में मारवाड़ का जो नाम मिलता है वो नाम क्या मिलता है, याद रखिएगा, मरु मिलता है। किसमें, याद रखिएगा, संस्कृत शिलालेखों में। और मारवाड़ के बारे में यदि हम बात करें तो मारवाड़ के जो उपनाम मिलते हैं, उपनाम, मारवाड़ के जो उपनाम मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, जैसे मरुधर मिलता है ना, मरु कांतार मिलता है, मरु कांतार मिलता है, जैसे मरुवाड़ मिलता है, मरुवाड़ मिलता है। जैसे हम बात करें, याद रखिएगा, मारवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो नाम क्या मिलता है, याद रखिएगा, मरु, है ना, मारधर मिलता है, मारवाड़, मारधर मिलता है, मरुवाड़ मिलता है, मरुधर मिलता है, मरु कांतार मिलता है। ये याद रखिएगा, मारवाड़ के ही प्राचीन नाम मिलते हैं।
तो मारवाड़ शब्द के बारे में यदि हम बात कर रहे थे, है ना, हम केवल और केवल बात किसके बारे में कर रहे हैं, मारवाड़ के बारे में, कि इसका नाम मारवाड़ कैसे पड़ा, है ना, इसका नाम जोधपुर कैसे पड़ा हम बाद में पढ़ेंगे। इसको जोधपुर क्यों कहते हैं, मारवाड़ क्यों कहते हैं। मारवाड़ इसलिए कहते हैं कि देखिएगा, मारवाड़ शब्द के बारे में देखें तो मारवाड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द मरु और दूसरा वाड़। वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश, जैसे शब्द मिलता झालावाड़, झालाओं से रक्षित प्रदेश झालावाड़ कहलाया। जैसे शब्द मिलता काठियावाड़, है ना, कठोर भूमि से रक्षित जो प्रदेश है वो काठियावाड़ कहलाया। इसी प्रकार मारवाड़, मार में मरु शब्द की उत्पत्ति हुई है मरुस्थल से, यानी मरुस्थल से जो रक्षित प्रदेश है उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। तो मारवाड़ का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मरुस्थल से जो रक्षित प्रदेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। अबुल फजल ने मारवाड़ के बारे में कहा, जहां यात्री बिना जल के मर जाए। याद रखिएगा, मारवाड़ के बारे में क्या कहा, जहां यात्री बिना जल के मर जाए, याद रखिएगा, उसे मारवाड़ कहा। किसने, याद रखिएगा, अबुल फजल ने। अबुल फजल के अनुसार, है ना, अबुल फजल के अनुसार मारवाड़ का अर्थ क्या है ना, मारवाड़ का अर्थ क्या है, मारवाड़ का अर्थ जहां यात्री बिना जल के मर जाए। बिना जल के मर जाए, जहां यात्री बिना जल के मर जाए उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मारवाड़। ये जो कहा है वो किसने कहा है, याद रखिएगा, अबुल फजल ने कहा है। यदि हम बात करें अबुल फजल के अनुसार, जहां यात्री बिना जल के मर जाए उसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई, मारवाड़ के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब बात करें मारवाड़ का जो नाम है वो जोधपुर कब पड़ा था, 10 मई 1933 में। याद रखिएगा, मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा था, है ना, 10 मई 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह के शासनकाल में, महाराजा उम्मेद सिंह के काल में मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा। मारवाड़ का नाम याद रखिएगा क्या पड़ा था, जोधपुर पड़ा। तो मारवाड़ का नाम जोधपुर कब पड़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1933 में। याद रखिएगा, मारवाड़ का जो नाम पड़ा था वो मारवाड़ का नाम क्या पड़ा था, जोधपुर पड़ा था। किसके शासनकाल में, महाराजा उम्मेद सिंह के शासनकाल में। जब मारवाड़ के शासक कौन थे, याद रखिएगा, महाराजा उम्मेद सिंह। तब मारवाड़ का जो नाम पड़ा था वो मारवाड़ का नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा, जोधपुर पड़ा था। यदि हम बात करें मारवाड़ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम क्या है, याद रखिएगा, राठौड़ राजवंश। ये एक राज्य है और इस राज्य का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, इसी का नाम याद रखिएगा क्या है, मारवाड़ राज्य। इसी को कहा गया मारवाड़, या इसी को क्या कहा गया, याद रखिएगा, जोधपुर राज्य। मारवाड़ राज्य या हम यूं कह सकते हैं जोधपुर राज्य। यहाँ पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का, उस वंश का जो नाम है वो नाम क्या है, राठौड़ वंश। मारवाड़ में जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम क्या है, राठौड़ वंश। अब राठौड़ राजवंश की जो राजधानियां रही थी, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की जो राजधानियां रही वो राजधानियां कितनी रही थी। राठौड़ राजवंश की जो प्रथम राजधानी रही थी वो प्रथम राजधानी याद रखिएगा पाली रही। प्रथम राजधानी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो प्रथम राजधानी रही वो पाली रही, और पाली का जो प्राचीन नाम मिलता था वो क्या है, याद रखिएगा, पालिका। बात करें द्वितीय राजधानी, जो द्वितीय राजधानी है वो द्वितीय राजधानी कौन सी रही थी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की, जो राठौड़ वंश के शासकों की द्वितीय राजधानी रही थी खेड़। और जो खेड़ है वो खेड़ कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। यह दूसरी राजधानी रही थी। 4 राजधानियां बनी थी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की। तृतीय जो राजधानी रही वो तृतीय राजधानी रही थी मंडोर। तृतीय राजधानी जो रही थी वो तृतीय राजधानी कहां पर रही थी, मंडोर। मंडोर कहां पर है, याद रखिएगा, जोधपुर में। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो चौथी राजधानी रही थी, याद रखिएगा, चतुर्थ।
चतुर्थ जो राजधानी रही थी वो याद रखिएगा कौन सा दुर्ग, तो हम यूं कह सकते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग अर्थात हम यूं कह सकते हैं जोधपुर। ये मारवाड़ राज्य की याद रखिएगा कुल जो राजधानियां रही थी वो कुल कितनी राजधानियां रही थी, 4 राजधानियां रही थी। जो पहली राजधानी है पाली, याद रखिएगा पाली जिसने राजधानी बनाया उनका नाम था मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष नाम क्या है, रावसिया। तो मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की जो पहली राजधानी बनाया था वो किसने, रावसिया ने। दूसरी जो राजधानी बनाई गई वो राव दुहड़ के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा राव दुहड़ के द्वारा। और तीसरी जो बनाई गई याद रखिएगा राव चुंडा या चूड़ा के द्वारा। और चौथी राजधानी मेहरानगढ़ जिसने बनाया उनका नाम था राव जोधा। क्या नाम था, याद रखिएगा राव जोधा। तो ये मारवाड़ राज्य की याद रखिएगा कुल जो राजधानियां रही थी वो कुल कितनी राजधानियां रही, 4 राजधानियां रही थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो राजधानियां रही वो याद रखिएगा कुल कितनी राजधानियां रही, 4 राजधानियां रही। अगली बात समझ में। अब यदि हम बात करें मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है, मारवाड़ या हम यूं कह सकते हैं जोधपुर, मारवाड़ राज्य या जोधपुर राज्य का जो राठौड़ राजवंश है, राठौड़ वंश है, इस वंश की आराध्य देवी कौन है, कुल देवी कौन है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है, जो कुल देवी है उस कुल देवी का नाम क्या है, याद रखिएगा नागणेची माता। कौन सी माता, याद रखिएगा नागणेची माता। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है, कुलदेवी का नाम क्या है, याद रखिएगा नागणेची माता। और नागणेची माता के जो राजस्थान में मंदिर बने हुए हैं वो एक तो मंदिर बना हुआ नागाना गांव में, और नागाना जो गांव है वो नागाना गांव कहां पर है, बाड़मेर में। एक मंदिर बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, जोधपुर में जो दुर्ग स्थित है उसे मेहरानगढ़ दुर्ग। और बीकानेर जो दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा जूनागढ़ दुर्ग। ये राजस्थान में याद रखिएगा नागणेची माता के 3 मंदिर बने हुए हैं। अब बात करें इस राजवंश की जो आराध्य देवी है उस आराध्य देवी का नाम क्या है। जो आराध्य देवी है, आराध्य देवी का नाम है चामुंडा माता। कौन सी माता, याद रखिएगा चामुंडा माता, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा राजस्थान में चामुंडा माता के अनेक मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान में चामुंडा माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो मंदिर है, याद रखिएगा जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये तो हो गई इस राजवंश की कुलदेवी। कुलदेवी का जो नाम है वो कुलदेवी का नाम क्या है, याद रखिएगा नागणेची माता। और जो आराध्य देवी है उस आराध्य देवी का नाम क्या है, याद रखिएगा चामुंडा माता। अब बात करें इस राजवंश का जो शाही शमशान स्थल था वो शाही शमशान स्थल कहां पर, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो शाही शमशान स्थल है, शाही शमशान स्थल, याद रखिएगा 2 शाही शमशान स्थल है। एक जो शमशान स्थल है वो है, याद रखिएगा मंडोर में। मंडोर, मंडोर कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। यहाँ मारवाड़ के शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। और यहाँ मारवाड़ के शासकों की जो छत्रियां बनी हुई है उन्हें याद रखिएगा देवल कहा जाता है। तो ये मंडोर के देवल के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ मारवाड़ के शासकों की, मारवाड़ के शासकों की छत्रियां बनी हुई है जिन्हें मंडोर के देवल कहा जाता है। याद रखिएगा जिन्हें क्या कहा जाता है, मंडोर के देवल कहा जाता है। ये याद रखिएगा है शाही शमशान स्थल।
शाही शमशान स्थल। दूसरा मारवाड़ के शासकों का जो शाही शमशान स्थल है वो याद रखिएगा है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा जो है वो कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी या मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट। कहां पर? याद रखिएगा जोधपुर में। और जसवंत जो थड़ा है, जसवंत थड़े को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। जो जसवंत थड़ा है वो जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये हमने सामान्य परिचय पढ़ा था मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में। अब यदि हम बात करें मारवाड़ में राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में, कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है वो कहां से आए थे? मारवाड़ के राठौड़। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की उत्पत्ति, मारवाड़ में राठौड़ वंश की उत्पत्ति। तो इसमें याद रखिएगा जो तर्क है वो दो है, दो प्रकार के अलग अलग मतभेद है, दो प्रकार के अलग अलग समर्थक है। एक तो समर्थक ये कहते हैं कि कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, उसका जो पुत्र था राव सिंह ने याद रखिएगा यहाँ पर राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। तो इस मत के जो समर्थक है वो समर्थक कौन कौन है? इस मत के जो समर्थक है उसमें से हम यदि बात करें तो कंडल जेम्स टोड है, गौरीशंकर याद रखिएगा कंडल जेम्स टोड है। इसके अलावा मारवाड़ के राठौड़ राज्य की जो ख्यात है उसमें लिख रखा है पृथ्वीराज रासो है, मूणोत नैनसी है। तो एक जो तर्क है वो तर्क किस किस का है? कंडल जेम्स टोड का। कंडल जेम्स टोड है ना, मूणोत नैनसी। मूणोत नैनसी, दयालदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात है ना। कंडल जेम्स टोड, मूणोत नैनसी, दयालदास श्री ख्यात, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक तो याद रखिएगा इनका तर्क है। इनके अनुसार मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति जो हुई थी वो उत्पत्ति कैसे हुई थी? आपको पता हो तो इतिहास में दो युद्ध हुए थे। एक जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। एक तो जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था, इसे हम कहते हैं तराइन का। याद रखिएगा कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 ईस्वी में। और एक युद्ध हुआ दूसरे वर्ष और उस युद्ध को हम कहते हैं तराइन का। याद रखिएगा कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध। तो तराइन के जो युद्ध हुए थे वो कुल कितने युद्ध हुए? दो। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। पर यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ है आप सबको पता है ना? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में जो विजेता बने थे वो विजेता कौन बने थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वो प्रथम युद्ध के विजेता थे। दूसरे युद्ध में जो जीते थे वो दूसरे युद्ध में कौन जीते थे? याद रखिएगा मोहम्मद गोरी। दूसरा युद्ध किसने जीता था? मोहम्मद गोरी ने जीता था। यह घटना है तराइन के दूसरे युद्ध की। याद रखिएगा तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने याद रखिएगा किसको हरा दिया था, है ना? मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। उसके बाद में एक युद्ध और हुआ था जिसे याद रखिएगा चंदावर का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? याद रखिएगा चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था सन 1194 ईस्वी में। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ किस किस के मध्य? याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ और जयचंद गढ़वाल के मध्य हुआ।
किसके मध्य हुआ याद रखिएगा, जयचंद गढ़वाल के मध्य हुआ। जयचंद गढ़वाल जो शासक था वो शासक कहाँ का था, याद रखिएगा कन्नौज का शासक था, है ना। जयचंद गढ़वाल जो शासक था वो जयचंद गढ़वाल शासक कहाँ का था, गढ़वाल, याद रखिएगा कहाँ के शासक थे, ये कन्नौज के शासक थे। कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, फिर भी मोहम्मद गोरी ने, याद रखिएगा, चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को मार दिया था। और जयचंद गढ़वाल का जो पोता था, याद रखिएगा, जयचंद गढ़वाल का जो पौत्र था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा, राव सिंह। राव सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि राव सिंह चंदावर के युद्ध के बाद अपने परिवार या अपने वंश की निवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ये द्वारका की यात्रा करते हैं। द्वारका है गुजरात में, द्वारका की यात्रा करते हैं तो बीच में मारवाड़ राज्य आता है। मारवाड़ में सोलंकी शासक और पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंह से सहायता मांगी, राव सिंह ने सहायता की। इस दौरान राव सिंह यहीं रह गए और राव सिंह ने, याद रखेगा, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना सन 1237 ईस्वी में की। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना करने वाले जो थे वो जयचंद गढ़वाल के जो पुत्र थे, उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, राव सिंह के द्वारा की गई। ऐसा जो उल्लेख मिलता है वो ऐसा उल्लेख याद रखिएगा, ऐसा जो उल्लेख मिलता है वो याद रखिएगा कंडल जेम्स टोड मुनोत नैन्सी, याद रखिएगा, दयालदास ख्यात पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई। ये जो कहानी बताते हैं वो याद रखिएगा कौन कौन है, कंडल जेम्स टोड मुनोत नैन्सी, इसके अलावा याद रखिएगा दयालदास ख्यात, है ना, पृथ्वीराज रासो, इनमें याद रखिएगा इस कहानी का उल्लेख मिलता है, या हम यूं कह सकते हैं इनका ये मत है। इनके अनुसार याद रखिएगा चंदावर के युद्ध में किसके युद्ध में, चंदावर के युद्ध में या चंदावर के युद्ध के बाद, चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था सन 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद गढ़वाल के पुत्र, जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने, जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने सन 1237 ईस्वी में, सन 1237 ईस्वी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। मारवाड़ में याद रखिएगा कौन से राजवंश की स्थापना की, राठौड़ राजवंश की स्थापना की। तो हम यूं कह सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज से आए थे। इनके अनुसार मारवाड़ के जो राठौड़ है वो कन्नौज से आए थे, है ना। मारवाड़ में राठौड़ कन्नौज से आए। कहां से आए थे, याद रखिएगा, कन्नौज से आए। किसके अनुसार, याद रखिएगा, कंडल जेम्स टोड मुनोत नैन्सी, दयालदास ख्यात और पृथ्वीराज रासो के अनुसार। एक मत तो ये है। दूसरा जो मत है वो दूसरा मत है डॉक्टर हार्नोली। डॉक्टर हार्नली और कौन है, याद रखिएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसके अनुसार, याद रखिएगा, डॉक्टर हॉर्नोली और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार। ये कहते हैं कि मारवाड़ में, याद रखिएगा, राठौड़ जो वंश है, राठौड़ वंश की जो शाखा है वो, याद रखिएगा, बदायूं से आई थी। याद रखिएगा इनके अनुसार मारवाड़ में
राठौड़ वंश की शाखा राठौड़ वंश की शाखा बदायूं से आई, बदायूं से आई। तो ये याद रखिएगा, है ना। हम यूं कह सकते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, हम यूं कह सकते हैं जयचंद जो गढ़वाल थे, याद रखिएगा जयचंद गढ़वाल का जो पुत्र था वो रावसिया, इनके अनुसार तो ये कन्नौज से आए थे, है ना। इनके अनुसार जो ये आए थे वो कहां से आए थे, याद रखिएगा। जो रावसिया हैं वो रावसिया कहां से आए थे, याद रखिएगा, बदायूं से आए थे। और रावसिया का संबंध जयचंद गढ़वाल से नहीं है। तो हम सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं, सबसे पहले डॉक्टर होर्नोली ने, याद रखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ों को, याद रखिएगा, कन्नौज के राठौड़ों से, याद रखिएगा, अलग माना था। तो इनके अनुसार मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो रावसिया के द्वारा ही की गई थी। लेकिन रावसिया, याद रखिएगा, कन्नौज से नहीं आए थे। कहां से आए थे, याद रखिएगा, बदायूं से आए। और इन्होंने जो सहायता की, वो ये स्थापना जो की थी वो कब की थी, 1237 में। तो इन दोनों के अनुसार मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना 1237 में हुई। और दोनों के अनुसार जो स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे, रावसिया। लेकिन दोनों के अनुसार, याद रखिएगा, ये कहते हैं कि मारवाड़ में जो राठौड़ आए वो कहां से आए, कन्नौज से। और जबकि ये जो कहते हैं वो कहते हैं कि मारवाड़ में जो राठौड़ आए थे वो राठौड़ कहां से आए थे, याद रखिएगा, बदायूं से आए। ये इन दोनों के, याद रखिएगा, मतों में अंतर है। इन दोनों के, याद रखिएगा, मतों में अंतर पूछे तो मुख्य रूप से याद रखिएगा ये अंतर है इन दोनों के मतों में। तो देखिएगा, इसके बाद में हम पढ़ते हैं विधिवत रूप से मारवाड़ के जो प्रथम शासक है वो प्रथम शासक है कौन, रावसिया। रावसिया जो जिस वंश की स्थापना करता है उसे क्या कहा जाता है, संस्थापक। ये शासक बने थे सन 1237 से लेकर, याद रखिएगा, सन 1273 ईस्वी तक का इनका, याद रखिएगा, कार्यकाल है। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है उसे क्या कहा जाता है, संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो आदि पुरुष या संस्थापक जो है वो कौन है, याद रखिएगा, रावसिया है। तो रावसिया के बारे में लिख सकते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक। जो व्यक्ति पहला होता है उसे ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, आदि पुरुष, या इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, मूल पुरुष। इन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी वो सन 1237 में। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग, याद रखिएगा, मत है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, हम ये लिख सकते हैं, है ना, सन 1194 में चंदावर युद्ध के बाद, चंदावर के युद्ध के बाद राव सिंहा ने, या सिंहा ने, किसने, याद रखिएगा, सिंहा ने किसकी यात्रा की थी, याद रखिएगा, द्वारिका की यात्रा की। सिंहा ने द्वारका, द्वारका जो है वो कहां पर है, गुजरात में, है ना, द्वारका की यात्रा की। अब देखिएगा, द्वारका की इन्होंने जब यात्रा की थी तब कहते हैं कि बीच में इनको एक राज्य से होकर गुजरे थे और इस राज्य का नाम, याद रखिएगा, मारवाड़, यही मारवाड़ था। तब कहते हैं कि ये इधर कन्नौज से आए थे और कहाँ की यात्रा करने के लिए जाएंगे, याद रखिएगा, द्वारका की यात्रा करने जाएंगे। और द्वारका जो है वो, द्वारका कहाँ पर है, याद रखिएगा, गुजरात में। ये यहाँ पर रहते थे सोलंकी शासक, और जो सोलंकी शासक जो था उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, जयसिंह, है ना। जो सोलंकी शासक था वो कौन था, याद रखिएगा, सोलंकी शासक जयसिंह था। और इधर याद रखिएगा एक नगर जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, पाली। और पाली पर जो अधिकार था वो, याद रखिएगा, कौन से, पालीवाल, याद रखिएगा, पालीवाल ब्राह्मण, है ना। कौन से ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। तब रावसिया ने जब द्वारिका की यात्रा करते समय जब मारवाड़ में कदम रखा था तब कहते हैं कि जो सोलंकी शासक जयसिंह था, वो जो सोलंकी शासक जयसिंह जो था वो, याद रखिएगा, एक हम यूं कह सकते हैं मारू लाखा जो सिंध का शासक था, याद रखिएगा,
नाम क्या था याद रखिएगा, मारूलाखा। और मारूलाखा जो शासक था वो शासक था कहाँ का, सिंध का शासक था। इससे याद रखिएगा परेशान था। किससे परेशान था, सिंध के शासक मारूलाखा से याद रखिएगा परेशान थे सोलंकी शासक। और पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो याद रखिएगा मेर जाति के लोगों से परेशान थे। मेर जाति के लोग याद रखिएगा ब्राह्मणों पर आक्रमण करते थे, इनसे लूटपाट करते थे, इनसे याद रखिएगा कर वसूल करते थे। सिंध का शासक मारूलाखा भी आक्रमण करता था। इसलिए कहते हैं कि जो सोलंकी शासक था जयसिंह ने रावसिंह से सहायता मांगी और पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने भी याद रखिएगा सहायता मांगी। लेकिन रावसिंह ने कहा कि पहले जिस कार्य के लिए मैं घर से निकला हूं वो कार्य संपन्न करूंगा, है ना। अपने वंश की निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ये कन्नौज से कहाँ की यात्रा करते हैं, द्वारका की। लेकिन द्वारका जाकर जब वापस आते हैं तब कहते हैं कि ये मारूलाखा को मारकर, याद रखिएगा, है ना, जयसिंह सोलंकी, जो सोलंकी शासक था जयसिंह, इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था याद रखिएगा पार्वती। पुत्री का नाम क्या था, पार्वती। और इनकी पुत्री से क्या कर लेते हैं, याद रखिएगा विवाह करते हैं। इनकी पुत्री जिसका नाम क्या था याद रखिएगा पार्वती, इनसे विवाह करते हैं। और उसके बाद में पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की भी सहायता करते हैं। उस दौरान एक युद्ध होता है और उस युद्ध में ये वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं रावसिंह ने, किसने, याद रखिएगा रावसिंह ने सिंध के शासक मारूलाखा को मारकर सोलंकी शासक जयसिंह की सहायता की। सोलंकी शासक याद रखिएगा जयसिंह की क्या की थी, याद रखिएगा सहायता की। किसको मारकर, याद रखिएगा हम यूं कह सकते हैं सिंध के शासक मारूलाखा को मारकर इन्होंने जो सहायता की थी वो याद रखिएगा सोलंकी शासक जयसिंह की सहायता की। तथा जयसिंह ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह, पार्वती का विवाह याद रखिएगा रावसिंह के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया था, याद रखिएगा रावसिंह के साथ कर दिया। तो जयसिंह जो सोलंकी शासक था इन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का जो विवाह किया था वो याद रखिएगा रावसिंह के साथ में किया था। और उसके बाद में कहते हैं कि रावसिंह ने पाली को अपनी राज्य की प्रथम राजधानी बनाया था। रावसिंह ने पाली को अपने राज्य की प्रथम राजधानी बनाया। अपने राज्य की जो प्रथम राजधानी बनाया था वो अपने राज्य की प्रथम राजधानी किसको बनाया था, याद रखिएगा पाली को अपने राज्य की, याद रखिएगा इन्होंने प्रथम राजधानी बनाया, है ना। किसको, याद रखिएगा पाली को। तो रावसिंह ने याद रखिएगा पाली को अपने राज्य की कौन सी राजधानी बनाई थी, प्रथम राजधानी। उसके बाद में पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए इन्होंने मेरों के साथ में याद रखिएगा युद्ध लड़ा था। रावसिंह ने, किसने, याद रखिएगा रावसिंह ने पाली के पालीवाल ब्राह्मणों के साथ, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए याद रखिएगा मेरों के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था, याद रखिएगा मेरों के साथ क्या किया, युद्ध किया। इस युद्ध को याद रखिएगा लाखा जंवर का युद्ध कहा जाता है। जो युद्ध हुआ उस युद्ध को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा लाखा जंवर या भंवर का युद्ध।
लाखा जंवर का युद्ध। ये युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, सन 1273 ईस्वी में, है ना, है ना। कौन से, याद रखिएगा, कौन से गांव में हुआ था? पाली जिले के, याद रखिएगा, ये बिट्ठू गांव में युद्ध हुआ था। पाली जिले के कौन से गांव में? याद रखिएगा, बिट्ठू गांव में। और बिट्ठू गांव जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा, पाली जिले में है। इस युद्ध के बारे में क्या कहा जाता है? इस युद्ध के बारे में यह कहा जाता कि राव सिंह ने पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की, याद रखिएगा, सहायता करने के लिए ये युद्ध लड़ा था, मेरों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कहते हैं कि इस युद्ध में जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो लाखों लोग, पालीवाल जो ब्राह्मण थे, लाखों पालीवाल ब्राह्मण, याद रखिएगा, वीर गति को प्राप्त हुए। और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था तब कहते हैं कि उनकी जो पत्नियां थी वो सती हुई थी उनके साथ में। तब ब्राह्मणों के गले की जो जेनऊ थी, याद रखिएगा, सफेद रंग की, वो उतार कर अलग रखी गई। और जो पत्नियां सती हुई उनके हाथों में सफेद चूड़ियां थी, वो चूड़ियां, याद रखिएगा, अलग रखी। तो कहते हैं कि जेनऊ और, याद रखिएगा, सफेद चूड़ियों का एक ढेर हो गया, जिसे वर्तमान में, याद रखिएगा, धोला चबूतरा कहा जाता है। और इसी युद्ध में, याद रखिएगा, मेरों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए राव सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस युद्ध का जो उल्लेख है वो उल्लेख मिलता है बिट्ठू गांव का, एक लेख है जहां राव सिंह के, याद रखिएगा, समाधि है, स्मारक है, जो राव सिंह की रानी पार्वती ने, याद रखिएगा, लिखवाया था। तो लाखा जंवर का जो युद्ध हुआ था वो, याद रखिएगा, इस युद्ध को क्यों लाखा जंवर का युद्ध कहा जाता है? याद रखिएगा, तो यह युद्ध राव सिंह ने मेरों से लड़ा। किससे लड़ा था? याद रखिएगा, मेरों से, याद रखिएगा, राव सिंह ने ये युद्ध लड़ा था। कौन सी जाति से? याद रखिएगा, मेर जाति से, याद रखिएगा, ये युद्ध लड़ा था। और यह भी कहा जाता है लड़ा, इस युद्ध में लाखों ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हुए। लाखों पालीवाल ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हुए। लाखों पालीवाल ब्राह्मण, याद रखिएगा, वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे, याद रखिएगा, लाखा जंवर या भंवर का युद्ध कहा जाता है। और यहीं पर, याद रखिएगा, जो सफेद चूड़ियां और जेनऊ थी, उससे जिस स्थान का निर्माण हुआ वो वर्तमान में भी है, इसे, याद रखिएगा, धोला चबूतरा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में जो धोला चबूतरा है वो कहां पर है? बिट्ठू गांव। और बिट्ठू गांव जो है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में, याद रखिएगा, बिट्ठू गांव में। और इसी गांव में, याद रखिएगा, राव सिंह का भी स्मारक है। राव सिंह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। राव सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। राव जो सिंह थे वो राव सिंह, याद रखिएगा, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहीं पर हम यूं कह सकते हैं, राव सिंह का यदि आपसे पूछे स्मारक, है ना, राव सिंह का स्मारक, वे बिट्ठू गांव का लेख। बिट्ठू गांव का लेख कहां पर है? याद रखिएगा, बिट्ठू गांव में। और बिट्ठू गांव जो है वो, याद रखिएगा, कहां पर है? पाली में। ये लेख इनकी जो रानी थी, याद रखिएगा, पार्वती, इस पार्वती के द्वारा, याद रखिएगा, ये लेख लिखवाया गया था। तो ये जो इतिहास है ये किसका इतिहास है? याद रखिएगा, राव सिंह के बारे में ये जानकारी है। ये जानकारी जो है कि वो किसके बारे में है? याद रखिएगा, राव सिंह के बारे में। तो राव सिंह की मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं? याद रखिएगा, आसकर्ण।
या इन्हें याद रखिएगा आसनाथ भी कहा जाता। आस्करण या इन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा आस्करण या इन्हें याद रखिएगा आसनाथ कहा जाता है। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं, याद रखिएगा राव धुवड़, है ना। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं, राव धुवड़। राव आस्थान जो थे वो याद रखिएगा राव सिंह और पार्वती के पुत्र थे और राव सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। राव आस्करण या आसनाथ के बारे में यह कहा जाता है इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजधानी है वो नई राजधानी पाली से हटाकर खेड़ बनाई थी। खेड़ जो स्थान है वो याद रखिएगा कहां पर है, बाड़मेर में। और खेड़ में ही इन्होंने याद रखिएगा भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया जिन्हें याद रखिएगा, है ना, रणछोड़राय मंदिर भी कहा जाता है, जो कहां पर है, याद रखिएगा खेड़ में है। तो इनका याद रखिएगा, है ना, राव सिंह वे पार्वती के पुत्र, राव सिंह वे याद रखिएगा किसके पुत्र, पार्वती के पुत्र। इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजधानी बनाई थी वो नई राजधानी किसको बनाया था, खेड़ को। खेड़ जो स्थान है वो खेड़ स्थान कहां पर है, याद रखिएगा बाड़मेर में। इन्होंने अपने राज्य की, इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी, इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी खेड़ को बनाया। खेड़ जो स्थान है वो खेड़ स्थान है कहां पर, बाड़मेर में। इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी किसको बनाया था, याद रखिएगा खेड़ को बनाया। और खेड़ में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम है रणछोड़राय मंदिर। मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा रणछोड़राय मंदिर। रणछोड़राय मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और रणछोड़राय जो मंदिर है वो रणछोड़राय मंदिर कहां पर, खेड़ नामक स्थान पर। ये इनका योगदान है। तो इनका एक तो प्रमुख योगदान ये है कि इन्होंने अपने राज्य की जो नई राजधानी बनाया था वो नई राजधानी इन्होंने किसको बनाया, याद रखिएगा खेड़ को अपने राज्य की नई राजधानी बनाया। और खेड़ में ही याद रखिएगा इन्होंने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया जिन्हें रणछोड़राय मंदिर कहा जाता है। इनके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है राव धुवड़ का। राव धुवड़ के बारे में यह कहा जाता है कि राव धुवड़ ने अपनी पुत्री चक्रेश्वरी की मूर्ति, याद रखिएगा काष्ठ की 18 भुजाओं वाली, कर्नाटक से मारवाड़ के नागाना गांव में लाकर स्थापित करवाई। इसलिए उस देवी को क्या कहा गया, नागणेची माता का, नागणेची माता कहा गया। यही नागणेची माता याद रखिएगा मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। तो इन्होंने याद रखिएगा, किसने, राव धुवड़, है ना, राव धुवड़ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, कौन सी माता, याद रखिएगा चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, है ना, कर्नाटक से, कर्नाटक से याद रखिएगा नागाना गांव, नागाना गांव है बाड़मेर में, नागाना गांव में स्थापित करवाई, है ना। कर्नाटक से लाकर, हम ये लिख सकते हैं कर्नाटक से लाकर नागाना गांव, नागाना गांव जो है वो नागाना गांव कहां पर है, बाड़मेर में, नागाना गांव में स्थापित करवाई। इसीलिए इस नागाना गांव में स्थापित होने के कारण ही इस देवी का जो नाम पड़ा था वो नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा नागणेची माता पड़ा था। तो इन्होंने, हम यूं कह सकते हैं, जो मंदिर है उस मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या पड़ा था, नागणेची माता। और नागणेची माता के जो मंदिर है वो याद रखिएगा इन्होंने जो जिस मंदिर का निर्माण करवाया वो कहां पर, नागाना गांव। और नागाना गांव याद रखिएगा कहां पर, बाड़मेर में, है ना। 18 भुजाओं वाली देवी, कितनी भुजाएं, याद रखिएगा 18 भुजाओं वाली, है ना। काष्ठ की प्रतिमा, या हम यूं कह सकते हैं जो मूर्ति है वो मूर्ति किसकी है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो, याद रखिएगा जिसकी प्रतिमा जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, काष्ठ की बनी हुई है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति, याद रखिएगा काष्ठ की बनी हुई है, उस देवी का नाम क्या है, नागणेची माता।
तो ये बात समझ में आ गई। राव आस्थान के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, याद रखिएगा, राव धूड़। और राव धूड़ के बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है राव सलका का। मारवाड़ के शासक जिनका नाम क्या है, याद रखिएगा, राव सलका। कहते हैं कि राव सलका के कोई पुत्र नहीं था। बाद में कहते हैं कि एक साधु के आशीर्वाद से इनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, है ना। एक साधु के आशीर्वाद से, याद रखिएगा, इनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राव सलका मारवाड़ के शासक, एक साधु के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, एक साधु के आशीर्वाद से, याद रखिएगा, इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए थे, याद रखिएगा, इनके 4 पुत्र हुए एक साधु के आशीर्वाद से। और साधु ने यह भी कहा था कि जो बड़ा पुत्र हो उसका नाम, याद रखिएगा, राव मल्लीनाथ रखना। तो इनके जो सबसे बड़ा पुत्र था उस सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या रखा, मल्लीनाथ रखा। यह भी कहा था कि जब ये 18 वर्ष के हो जाए तब योगी के कपड़े पहनाकर इनका राज तिलक कर देना, है ना। साधु के आशीर्वाद से इनका नामकरण किया गया। और इसके बाद में जो शासक बने वो शासक कौन बने थे, याद रखिएगा, वीरमदेव। और वीरमदेव के बाद में, याद रखिएगा, शोभित, है ना, ये शासक नहीं बन पाए, है ना। और जो सबसे छोटे पुत्र उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, जेतराम। तो एक साधु के आशीर्वाद से, याद रखिएगा, इनके कितने पुत्र हुए थे। आरंभ में इनके कोई पुत्र नहीं था, बाद में एक साधु के आशीर्वाद से इनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और साधु ने शर्त रखी कि तुम्हारा जो बड़ा पुत्र हो उसका नाम राव मल्लीनाथ रखना, और जब ये 18 वर्ष के हो जाए तब योगी के कपड़े पहनाकर इनका राज तिलक कर देना। तब कहते हैं कि इन्होंने बड़े पुत्र का नाम राव मल्लीनाथ रखा। और जब ये 18 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने अपनी मारवाड़ राज्य की जो सत्ता थी वो किसको सौंप दी थी, मल्लीनाथ को सौंप दी थी। तो उसके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं, राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि बाद में इन्होंने राजपाट का त्याग करके ये सन्यासी हो गए और राजस्थान में, याद रखिएगा, लोक देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो राव मल्लीनाथ राजस्थान में एक लोक देवता है। ये मारवाड़ के, याद रखिएगा, शासक थे और राव सिंह के कौन थे, याद रखिएगा, वंशज थे। तो इनके बारे में हम ये लिख सकते हैं, इनका जन्म और नामकरण, इनका जन्म वे, याद रखिएगा, नामकरण साधु के आशीर्वाद से हुआ। किसके आशीर्वाद से, याद रखिएगा, इनका जन्म और नामकरण साधु के आशीर्वाद से हुआ। इनका जन्म और नामकरण, याद रखिएगा, किसके आशीर्वाद से हुआ था, याद रखिएगा, साधु के आशीर्वाद से हुआ। इनका जो विवाह है राव मल्लीनाथ का, याद रखिएगा, राव मल्लीनाथ का जो विवाह हुआ था वो रानी रूपादे से हुआ था, याद रखिएगा, रानी रूपादे से, याद रखिएगा, इनका विवाह हुआ था। और रानी रूपादे भी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और जो रूपादे थी, रानी रूपादे के जो गुरु थे वो उगम जी भाटी थे। कहते हैं कि राव मल्लीनाथ ने रानी रूपादे के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली थी और राजपाट से इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। राव मल्लीनाथ, है ना, राव मल्लीनाथ रानी रूपादे के प्रभाव में आकर, रानी रूपादे के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर, रानी रूपादे के प्रभाव में आकर राजपाट, है ना, उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली। उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली और राजपाट से संन्यास ले लिया। और राजपाट से इन्होंने क्या ले लिया था, याद रखिएगा, संन्यास ले लिया था। किसने, मल्लीनाथ जी ने। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो, याद रखिएगा, मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ तिलवाड़ा नामक स्थान पर। है ना, कौन से स्थान पर, याद रखिएगा, तिलवाड़ा नामक स्थान पर। और तिलवाड़ा जो स्थान है वो तिलवाड़ा स्थान है कहां पर, बाड़मेर में।
बाड़मेर में। किसका मंदिर याद रखिएगा? राव मल्लीनाथ जी का मंदिर। और इनके मंदिर के पास ही याद रखिएगा मालाजाल गांव में रानी रूपादे का मंदिर भी बना हुआ है। इनकी पत्नी का आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, है ना, रानी रूपादे का मंदिर। मालाजाल गांव में, मालाजाल जो गांव है वो कहां पर है याद रखिएगा? बाड़मेर में ही है। तो इसी स्थान पर याद रखिएगा जो राव मल्लीनाथ थे वो याद रखिएगा राव मल्लीनाथ ने समाधि ली थी। तो राव मल्लीनाथ का जो समाधि स्थल है वो यही है। राव मल्लीनाथ का याद रखिएगा समाधि स्थल। तो ये हमने आज इस क्लास में जो पढ़ा वो याद रखिएगा, राव मल्लीनाथ तक हम अध्ययन करेंगे। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।